हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र से अध्याय 3 को, जिसका नाम है सरकार क्या है। तो आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि सरकार कैसे कार्य करती है और सरकार के स्तर तथा प्रकार के बारे में जानेंगे। सरकार और कानूनों के बीच संबंध को जानेंगे और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार का महत्व क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन अध्याय को। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है। चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। आगे देखते हैं। आगे ये कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दे रखी हैं, इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। तो इस प्रकार यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सरकार अलग अलग तरीके से लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही क्या है, एक अंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, जो सरकार के अंग हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, ये दिखा रखा है आपको। भारत पेट्रोलियम, ये वाला लोगो है इसका। और भारतीय रेल। ठीक है, ये किसके अंग है, सरकार के ही अंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकार के स्तर। सरकार के स्तर कौन कौन से हैं, आप इसको पढ़ लेते हैं। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। तो स्तरों को अगर हम बांटें सरकार के तौर पर, तो सरकार के तौर पर स्तर जो होते हैं वो तीन प्रकार से जो सरकार होती है, तीन स्तरों पर काम करती है। पहला होता है स्थानीय स्तर, दूसरा होता है राज्य स्तर और तीसरा होता है राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, अब इनके मतलब जान लेते हैं। क्या होता है स्थानीय स्तर, क्या होता है राज्य स्तर और क्या होता है राष्ट्रीय स्तर। आगे देखते हैं। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखें, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। हरियाणा और असम के अलावा अन्य भी राज्य हो सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है और अन्य जितने भी राज्य हैं। तो हमारे भारत देश में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये भारत का राजनीतिक मानचित्र दे रखा है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं और नेबरिंग कंट्रीज, जो पड़ोसी देश हैं, वो दे रखे हैं। ठीक है, इस पूरे राजनीतिक मानचित्र में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक और मानचित्र है जो कि प्रशासनिक प्रभाग को दिखाता है भारत के। ठीक, जहाँ ऑफिशियल रूप से क्या होंगे, काम होते होंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं।
आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ठीक है, कौन सा राज्य बना है? 29वां राज्य बना है। हालांकि अब वर्तमान में भारत देश में 28 राज्य हैं, क्योंकि क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। तो ये दो यूनियन टेरिटरी बन गई, केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो देश में जो राज्य थे वो कितने बन गए, कितने हो गए? 28 राज्य हो गए। लेकिन प्रश्न हमेशा यही पूछा जाएगा कि देश में भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? तो वो कौन सा था? तेलंगाना ही राज्य उत्तर में आएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार के प्रकार। अब क्या है? सरकार के प्रकार। ये तो सरकार और कानून हमने पढ़ दिया। ठीक है, कि किस तरीके से कानून को सरकार के द्वारा लागू किया जा सकता है। और अगर लोगों को ये लगता है कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो लोग भी कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं हम आगे सरकार के प्रकारों को। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। ठीक है, लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। तो इस प्रकार जहाँ पर राजतंत्रीय सरकार होगी वहाँ पर निरंकुशता क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे जो निर्णय लेंगे वो राजा और रानी के ही होंगे। जो अंतिम निर्णय जो होंगे वो किसके होंगे? राजा या फिर रानी के ही होंगे, और उन्हें उस बात का आधार बताना भी नहीं होता। लेकिन अगर वहीं लोकतंत्र की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर कौन चुन रहा है? वहाँ पर लोग अपने किसको? रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनको चुनते हैं, है ना। और अगर वह लोग लोगों के हित में अगर काम ना करें तो सरकार जो होती है वो 5 साल के लिए ही बनती है। और क्या हो सकता है? लोग अगली बार सरकार किसी और की क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। और साथ ही साथ वो सवाल और जवाब भी उनसे ले सकते हैं। ठीक है, सवाल पूछ सकते हैं और उनसे जवाब ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लोकतंत्री सरकार में जो प्रतिनिधि होते हैं उनको आधार बताने पड़ते हैं। ठीक है, और अपने निर्णयों की क्या देनी पड़ती है? सफाई भी देनी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार क्या है? भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है ना। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से। ठीक, 1947 में जैसे कि हमारा देश आज़ाद होता है, 1950 में हमारा संविधान क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह हैं कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं।
ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देते थे। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया हुआ है। तो ये किसके शब्द थे? ये गांधी जी के शब्द थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए कई किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमता के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध कर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1920 में अमेरिका को मिलता है औरतों को वोट देने का अधिकार और 1928 में इंग्लैंड को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और एक दो बार और अच्छे से इसको आप देखेंगे तो सारे जो डाउट्स भी होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।